साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2021 में निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। तो यह जो आज के दिन हम लोग जिस टेस्ट की चर्चा करेंगे, यह सिविल जॉब्स नामक कोचिंग संस्था, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर की कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा टेस्ट सीरीज जो चलाई गई है, उसी में से एक टेस्ट है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। उस टेस्ट को हम लोग पूरी व्याख्या के साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका डी ऑप्शन 105वीं रैंकिंग रही है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 है, इसे कनाडा की फ्रेजर इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा जारी किया गया, ठीक है। और 2019 में भारत की रैंक कितनी थी? 79 थी। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि इसी नाम से वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, मतलब इसी नाम से एक और रिपोर्ट जारी की जाती है। वह रिपोर्ट जो है द हेरिटेज फाउंडेशन, अमेरिका की द हेरिटेज फाउंडेशन है, उसके द्वारा जारी की जाती है। तो जो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 है, जो द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी की गई है, उसमें भारत की रैंक कितनी है? 121वीं है। कितनी है? 121वीं है, ठीक है। जबकि 2020 में 120वीं थी, मतलब एक रैंक भारत जो है पीछे चला गया है। और उसमें जो है पहले नंबर पे सिंगापुर है, दूसरे पे न्यूजीलैंड है और तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है। आगे चलते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक कौन जारी करता है? तो यह सूचकांक जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020 की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर न्यूजीलैंड रहा है। जबकि भारत की रैंक कितनी रही? भारत की रैंक 63 रही है 2020 में। जबकि 2019 में भारत की रैंक कितनी थी? 77 थी। मतलब 14 अंकों का भारत ने सुधार किया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हैं? तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े जो हैं ये आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जारी किए जाते हैं। जबकि जो आपका गरीबी तथा बेरोजगारी संबंधी आंकड़े हैं ये नीति आयोग के द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं। इसको जो है NSO के द्वारा पहले जारी किया जाता था। बाद में NSO जो है इसको CSO में विलय कर दिया गया और उसके बाद यह आंकड़े जो है NSO के द्वारा जारी किए जाते हैं, गरीबी तथा बेरोजगारी संबंधी आंकड़े। जबकि मानव विकास रिपोर्ट जो है ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो सही आपका है सुमेलित कौन सा है? वो केवल आ वाला कथन जो है, अर्थात ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। अगला है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार आगामी वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी किस प्रकार की होगी? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी जो है वो V शेप में होगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। भुगतान संतुलन के अंतर्गत किसी देश का विश्व के अन्य देशों के साथ संपूर्ण लेन देन का मौद्रिक लेखा जोखा होता है, तो ये बिल्कुल सही है। जबकि जो बी कथन है कि व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन से अधिक व्यापक होता है, ये गलत है, क्योंकि भुगतान संतुलन जो है वो व्यापार संतुलन से अधिक व्यापक होता है। इस प्रकार से केवल ए सही है, अर्थात ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के वर्तमान वित्त सचिव निम्न में से कौन है? तो इसमें जिस समय यह प्रश्न पत्र बनाया गया उस समय अजय कुमार भूषण थे, ठीक है। मार्च 2020 से ये थे। इनके बाद 2021 में जो है टीवी सोमनाथन, जो वर्तमान में यदि पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है, तो टीवी सोमनाथन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चालू मूल्यों पर 2019-20 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है? तो यह 1.35 लाख थी। जबकि यदि स्थिर मूल्यों पर देखें तो 96,565 रुपये थी, 96,565 रुपीज़। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। GST काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो GST काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं आर्टिकल 279A के तहत। आगे चलते हैं। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य थी? ये चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य थी, जो कि 1969 से 1974 के मध्य चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास था, आर्थिक निर्भरता की प्राप्ति थी। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही और 3.3 वार्षिक वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी थी। इसके असफल होने का कारण यह था कि एक तो मौसम की प्रतिकूलता थी और बांग्लादेशी शरणार्थियों का भारत आगमन, ये 2 महत्वपूर्ण कारण थे। अगला है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया? तो यह नारा जो है इंदिरा गांधी के द्वारा 5वें पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। अगला है, अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? तो ये 1978 से 1983 के अवधि के लिए बनाई गई थी। तो इसकी शुरुआत जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया था और
नई पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। इसकी अवधि 1978 से 1983 के बीच निर्धारित की गई थी और इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। और इस योजना के जनक कौन थे? तो गुन्नार मिडल और रैगनर नरकस थे। आगे चलते हैं। जून 2020 में एमएसएमई की संशोधित परिभाषा के अनुसार लघु उपक्रम के लिए निवेश तथा वार्षिक कारोबार की सीमा कितनी है? तो 10 करोड़ का निवेश तथा वार्षिक टर्नओवर जो है 50 करोड़ होना चाहिए। यहाँ पे तीनों की देख लेते हैं। एमएसएमई में तो सूक्ष्म के लिए जो परिभाषा है वो 1 करोड़ रुपए का निवेश और 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, जबकि लघु के लिए 10 करोड़ रुपए का निवेश और 50 करोड़ का टर्नओवर, जबकि मध्यम के लिए जो है 20 करोड़ रुपए का निवेश और 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 कथन दिए गए। पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में हुई थी। ये बिल्कुल सही है। और एनएससी का शेयर सूचकांक निक्की है, नहीं, एनएससी का शेयर सूचकांक जो है निफ्टी है। निक्की जो है ये टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज जापान का जो है उसका शेयर सूचकांक है। तो इस प्रकार से केवल पहला वाला असही है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे है अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ रहे हैं और इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में इन्होंने लिखी थी। अगला है किसी देश के नागरिकों द्वारा दी गई समयावधि में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीएनपी कहलाता है। तो जीएनपी के बारे में और देखें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में, तो किसी देश के नागरिकों के द्वारा किसी दी हुई समयावधि में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इसके अंतर्गत देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के भीतर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल मूल्य से है। इसमें देखिए जीएनपी में से जीएनपी आता कैसे है? तो जीएनपी को ज्ञात करने के लिए जीडीपी में आप जीडीपी में जो है विदेशियों द्वारा देश में किया गया जो कुल उत्पादन है उसको आप माइनस कर दीजिए, और जबकि देशवासियों द्वारा विदेशों में किए गए उत्पादन को आप ऐड कर दीजिए, तो ये आपका जीएनपी आ जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। किसी देश की आर्थिक विकास की माप का सबसे अच्छा सूचक क्या है? पीसीआई अर्थात प्रति व्यक्ति आय है। या किसी देश के आर्थिक विकास की माप का सबसे अच्छा सूचक है जब किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। पहला है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनएफबीसी की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की जाती है। और दूसरा कथन है सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो हैं उनका नियमन आरबीआई करता है। तो पहला वाला कथन सही है, परंतु दूसरा कथन जो है ये गलत नहीं है कि सभी जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां इनका नियमन आरबीआई नहीं करता है। जैसे बीमा संबंधी कंपनियों का नियमन इरडा करता है तथा म्यूचुअल फंड संबंधी कंपनियों पर सेबी द्वारा नियमन किया जाता है। तो इस प्रकार से केवल आ वाला कथन सही है, मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम किस स्तर पर प्रारंभ की गई है? तो यह जिला स्तर पर प्रारंभ की गई है। कब प्रारंभ की गई थी? 1969 में, 1969 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में एक लीड बैंक होगा जिसका उद्देश्य जिला स्तर पर ऋणों की योजना बनाना व वित्तीय समन्वय स्थापित करना है। 19 नंबर क्वेश्चन है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है आपका स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में है और इसकी स्थापना 1930 में हुई थी, 1930 में हुई थी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना व केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त रीफाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराने वाला शीर्ष बैंक कौन सा है? तो नाबार्ड है। कौन सा है? नाबार्ड है। नाबार्ड का जो पूरा नाम है वो क्या है? राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण बैंक। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में। उसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थाओं को वित्त उपलब्ध कराना है तथा संस्थागत विकास करना व उससे बढ़ावा देना है और इसके अलावा क्लाइंट बैंकों का मूल्यांकन, निगरानी व निरीक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चारों ऑप्शन देखिए। तो इसका डी ऑप्शन जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपका सही हो जाएगा। तो ग्रेशम का नियम किससे संबंधित रहा? तो ग्रेशम का नियम मुद्रा के चलन से संबंधित है। इसके अंतर्गत ये सभी परिस्थितियां यथावत रहें तो बुरी मुद्रा जो होती है वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यह है भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक जो है वो HDFC है। कौन सा है? HDFC है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। और देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक या सार्वजनिक तथा निजी दोनों में देखें तो SBI है। इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है।
वर्ष 2019-20 के लिए, तथा भारत से सर्वाधिक निर्यात अमेरिका को होते हैं। ये भी आपका सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि अमेरिका तो भारत से सर्वाधिक निर्यात अमेरिका को होता, दूसरे नंबर पे आपका संयुक्त अरब अमीरात को होता था, तीसरे पे हांगकांग था, परंतु अभी हाल ही में जो है चाइना दूसरे नंबर पे हो गया। मतलब भारत से सर्वाधिक निर्यात के मामले में चाइना दूसरे नंबर पे, ठीक है, और अमेरिका पहले पे ही है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। तो विकासशील देशों में बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रमुख कारण क्या है? तो पूंजी का जो अभाव है यह यहाँ का सर्वाधिक प्रमुख कारण है। देखिए कीन्स के नियम के अनुसार विकसित देशों में बेरोजगारी, विकसित देशों जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पे बेरोजगारी का मुख्य कारण प्रभावी इस मांग की कमी है, जबकि विकासशील देशों जैसे भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण पूंजी का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो यहाँ पर जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, अर्थात आ और बा दोनों है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये दोनों ही प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होती है डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यदि इन लोगों को उस काम से हटा भी लिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। जबकि मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई, बुवाई, कटाई आदि कार्यों के समय तो रोजगार मिलता है, लेकिन जैसे ही कार्य समाप्त हो जाता है तो कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित नहीं है? तो इसमें से रंगराजन समिति जो है बैंकिंग सुधार से संबंधित नहीं है। रंगराजन समिति जो है गरीबी के निर्धारण के लिए गठित समिति थी। गोईपोरिया समिति जो है बैंकिंग ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से, और दामोदरन समिति जो है ये भी बैंकिंग सुधार से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। कोई व्यक्ति इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन किसका है? तो यह रैगनर नक्श का ये कथन है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री और नीति निर्माता ये थे, और मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्त और आर्थिक विकास के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। भारत में गरीबी के निर्धारण के लिए किसको आधार माना जाता है? तो उपभोग व्यय को। किसको? उपभोग व्यय को जो है आधार माना जाता है। तो देखिए इसका निर्धारण सुरेश तेंदुलकर समिति जो कि 2008-9 में गठित की गई थी, इसके द्वारा किया गया था कि उपभोग व्यय को आधार बनाया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सर्वाधिक नगरीकृत अर्बनाइज्ड राज्यों या संसाधित प्रदेशों का सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक जो नगरीकरण है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। फिर ये जो चारों ऑप्शन है इसमें दिल्ली में है 97.5%। दूसरे नंबर पे आपका चंडीगढ़ है जहाँ पे 97.25% है। तीसरे पे आपका गोवा है 62.2%, और जबकि चौथे पे है मिजोरम, इसमें ऑप्शन में 52.1%। तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, बाशा आदा। यहाँ ध्यान रखिएगा यदि यहाँ पर पूछा जाता राज्यों के हिसाब से, तो राज्यों के हिसाब से तो जो हो जाता गोवा हो जाता। आगे देखते हैं वर्तमान में भारत में गरीबी का प्रतिशत सर्वाधिक किस राज्य में है? तो इसमें सर्वाधिक जो है वो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे 39.93% है। वहीं झारखंड में 36.96% है, उत्तर प्रदेश में 29.43% है, और बिहार में 33.74% है। जबकि मध्य प्रदेश में गरीबी कितनी है? 31.65%। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, बिहार से कम है, और झारखंड से भी कम है। आगे चलते हैं। औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में से सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? तो इसमें सबसे पहले जो है आपकी स्थापना IFCI की। IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1948 में इसकी स्थापना होती है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा IDBI अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना 1964 में 1964 में होती है। जबकि CDB की स्थापना 1990 में होती है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। जबकि ICICI अर्थात भारतीय उद्योग ऋण व निवेश निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना या कार्यक्रम के तहत माइक्रो एंटरप्राइजेज की स्थापना के जरिए नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं? तो जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, इसके माध्यम से सृजित किए जा रहे हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला राज्य या संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो जो चारों ऑप्शन है इसमें है लक्षद्वीप। 94.8% यहाँ की जो आबादी है वो अनुसूचित जनजाति है, जबकि मिजोरम में 94.47% है, दूसरे नंबर पे। यदि जनसंख्या के मामले में बात करता तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ हैं। कितनी हैं इनकी? लगभग आबादी 1.53 करोड़ है।
आगे चलते हैं, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक अपनी अतिरिक्त राशि को अल्पकाल या शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई के पास जमा अर्थात डिपॉजिट रखते हैं, कौन सी है? तो वह रिवर्स रेपो दर होती है। मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन का घातक परिणाम क्या होता है? तो ये होता है रिसेशन अर्थात मंदी होती है। देखिए, जब मुद्रा की मांग की अपेक्षा उसकी पूर्ति कम होती है तो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन बढ़ जाता है तथा कीमतें गिरने लगती हैं तथा मुद्रा का आंतरिक मूल्य बढ़ जाता है। इस स्थिति को मुद्रा संकुचन कहा जाता है। आगे चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन सुमेलित करना है यहाँ पे। तो देखिए, एस भूतलिंगम समिति बैट लागू करने से संबंधित है, के एन राज समिति कृषि जोत कर लगाना, आरजे चलैया समिति सेवा कर लागू करना तथा विजय केलकर समिति न्यूनतम वैकल्पिक कर समाप्त करना। तो चारों ही आपके सुमेलित हैं। इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला है गार जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो विदेशी निवेश के मामलों में कर चोरी को रोकना है। ठीक है, तो गार टैक्स की चोरी और काले धन पर रोकथाम के लिए बनाया गया, जो कि नियमों का एक ऐसा समूह है जिन्हें लागू करने के पीछे एक ही लक्ष्य है, जो भी विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करें वो यहाँ के तय नियमों के मुताबिक कर अर्थात टैक्स को अदा करें। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होते हैं? तो व्यापारी वर्ग होता है, कृषक होता है, ऋणी होते हैं, परंतु जो बचतकर्ता होते हैं, उपभोक्ता है, पेंशन भोगी हैं, ऋणदाता है, ये हानि में होते हैं। तो इस प्रकार से आपका आबाशा सी ऑप्शन आपका वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आरबीआई से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपके 4 कथन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन से कथन सत्य हैं ये हमें बताना है। तो इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? जुलाई 1949 को होता है। तो पहला वाला कथन गलत है। दूसरा, इसमें कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता, सही है। या आईएमएफ में भारत सरकार की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। और इसे सभी प्रकार के नोट तथा सिक्के जारी करने का एक अधिकार है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आरबीआई 1 रुपये का नोट तथा सिक्के जारी नहीं कर सकता, ये वित्त मंत्रालय जारी करता है। इसके अलावा यह समाशोधन गृहों क्लियरिंग हाउस पर नियंत्रण रखता है, सही है। तो इस प्रकार से आपका ब, श और जो ई है ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आरबीआई ने मुद्रास्फीति की किस दर को आदर्श दर कंफर्ट लेवल जोन कहा है? तो 5 से 5.5% की जो दर है इसे कहा है। आगे चलते हैं, भारत में कुपोषण स्तर को मापने के लिए किस आयु तक के बच्चे को लिया जाता है? तो इसमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को लिया जाता है। अगला है, सेबी द्वारा निम्नलिखित में किसकी या किनकी कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखा जाता है? तो शेयर बाजार पे, साझा कोष पे, वायदा बाजार पे। जबकि अर्थात आबाशा अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जबकि जो बीमा क्षेत्र है इस पर नियंत्रण करने का कार्य जो है या इसका नियमन इरडा के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं, भारत में आरबीआई द्वारा चालू खाते में रुपये का पूर्ण परिवर्तनीयता फुल कन्वर्टिबिलिटी कब लागू की गई? तो इसको लागू किया गया था अगस्त 1994 में। अगस्त 1994 में लागू किया गया था। जबकि ध्यान रखिएगा, रुपये की पूंजी खाते में, रुपये की चालू खाते में तो हो गया, परंतु पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं लागू या नहीं बनाया गया है अभी तक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। यहाँ पे सुमेलित करना संगठन और मुख्यालय को। तो आईएमएफ यहाँ पर एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 44। तो यहाँ पर आप देखें आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। तो तीसरा वाला सही हो गया। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला फिलीपींस में। डब्ल्यूटीओ का कहाँ पे है? जिनेवा में। और यूरोपियन यूनियन का ब्रुसेल्स में है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके या किनके द्वारा मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है? तो प्रत्यक्ष कराधान में, एक सेकेंड, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि के माध्यम से, सार्वजनिक व्यय में कटौती के माध्यम से, वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करके और आरबीआई द्वारा बैंक दर में वृद्धि, ये चारों ही सही हैं, अर्थात डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में कौन सी मद सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां सम्मिलित हैं, आरबीआई के स्वर्ण भंडार सम्मिलित हैं, आईएमएफ के पास आरक्षित राशि ये भी सम्मिलित है, परंतु विश्व बैंक से लिए गए ऋण की राशि जो है ये विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, बजट घाटे में सरकार की संपूर्ण देयता तथा लायबिलिटी जोड़ देने से प्राप्त घाटे डेफिसिट को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है राजकोषीय घाटा कहा जाता है, फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? बजटीय घाटा में सरकार के उधार तथा अन्य देयताओं को जोड़ दिया जाता है, लायबिलिटीज को जोड़ दिया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान में भारत सरकार को सर्वाधिक आय किस कर से, टैक्स से प्राप्त हो रही है बजट 2021-22 के अनुसार? तो सर्वाधिक जो टैक्स इनको मिल रहा है वो जीएसटी के माध्यम से मिल रहा है,
कुल टैक्स का 15%, जबकि दूसरे नंबर पे आयकर है, इनकम टैक्स 14% और निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स जो है 13% मिल रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के स्थान पर कौन सी योजना संचालित की जा रही है? तो इसके स्थान पर अमृत योजना को संचालित किया जा रहा है। किसको? अमृत योजना को। अमृत योजना की शुरुआत जो है जून 2015 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अधोसंरचना को मजबूत बनाना है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति इत्यादि सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। यह निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट को जारी नहीं करती है, ठीक है। इसके द्वारा भ्रष्टाचार संबंधी जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो जारी किया जाता है, तो ए वाला जो है सुमेलित नहीं है। और यूएनडीपी के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है, अंकटाड के द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और विश्व बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगला है मंदी के साथ मुद्रास्फीति की अवस्था को क्या कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मंदी के साथ मुद्रास्फीति की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, स्टैगफ्लेशन होता क्या है? स्टैगफ्लेशन यानी महंगाई जनित मंदी एक जटिल आर्थिक स्थिति है। यह शब्द स्टैगफ्लेशन, स्टैगनेशन और इन्फ्लेशन यानी ठहराव व महंगाई से मिलकर बना है। इसमें विकास दर थम जाती है या घट जाती है, जबकि महंगाई की दर जो है वो गजब ढाने लगती है, बढ़ जाती है। बेकारी बढ़ने के लिए यह आदर्श स्थिति है। स्टैगफ्लेशन की इसलिए जटिल है, यह इसलिए जटिल है क्योंकि उत्पादन बढ़ाने के लिए कर्ज सस्ता किया जाता है और बाजार में पूंजी का प्रभाव बढ़ाया जाता है तथा बाजार में ज़्यादा धन महंगाई का ईंधन बन जाता है। इसलिए स्टैगफ्लेशन का दुष्चक्र जो है तोड़ना मुश्किल हो जाता है। अगला है, इन्फ्लेशन के कारणों में किसको सम्मिलित किया जा सकता है? तो देखिए, इसमें आरबीआई द्वारा CRR में कमी और घाटे की वित्त व्यवस्था डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये दोनों को शामिल किया जा सकता है, अर्थात डी ऑप्शन 1 और 4। अगला है, नए स्थापित किए गए एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका बीजिंग में है। कहाँ पे है? बीजिंग में है। इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना है। अगला है, करपाट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से है, ठीक है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। कब की थी? 1986 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के स्वयंसेवी क्षेत्र के संगठनों का सहयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा SDR क्या है? तो ये बुक कीपिंग एंट्री होती है। तो SDR स्पेशल ड्राइंग राइट या विशेष आहरण अधिकार एक खास तरह की रिजर्व मुद्रा जिसे IMF द्वारा 1971 में विकसित किया गया और इसका उपयोग अंतः स्तर पर तरलता बढ़ाने के लिए किया जाता है। IMF के समस्त लेन देन SDR के रूप में व्यक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। शहरी क्षेत्र में सभी को घर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2022 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो मध्य प्रदेश के सीहोर से हुआ था। कहाँ से? मध्य प्रदेश के सीहोर से। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम को बहुत कम रखा गया है। इससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तक हर किसान की पहुँच बनाने में मदद मिलती है या मिली है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें हालांकि किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। किसमें? वाणिज्यिक और बागवानी फसलों में। भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC इस योजना को चलाती है। और आगे चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 पर। गिव इट अप अभियान का संबंध किससे है? तो इसका अभियान LPG सब्सिडी का स्वैच्छिक त्याग से है, जिसे 27 मार्च 2015 को प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का प्रारंभ बाबू जगजीवन राम की जयंती पर किया गया? तो इसका स्टैंड अप इंडिया योजना रही, इसका प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को नई परियोजना की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के बीच का बैंक ऋण प्रदान करना है। आगे, निम्नलिखित में से किसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो OIL को नहीं है, जबकि बाकी को है। इस समय वर्तमान में कुल 10 महारत्न कंपनियां कौन सी? सेल है, गेल है, GAIL, भेल है, ONGC है, NTPC है, CIL है, IOC है, BPCL है, HPCL है और PCIL है। तो 10 हैं। आगे चलते हैं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है?
तो इसका आधार वर्ष 2011-12 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62, मानव विकास सूचकांक HDI तैयार करने के लिए किसको आधार नहीं बनाया जाता है? तो शिक्षा को बनाया जाता है, स्वास्थ्य को बनाया जाता है, आर्थिक असमानता को बनाया जाता है, परंतु प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय इसको नहीं बनाया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट 1900 UNDP के द्वारा 1990 से जारी की जा रही। इसके जनक महबूब उल हक हैं, जो कि बांग्लादेश के। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है आपका वित्तीय समावेशन से है, जिसका प्रारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। इसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक में खाता खोलना है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। कैसे? 1 अप्रैल 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंक बनाए गए, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई। राष्ट्रीयकृत बैंक 11 हैं और प्लस SBI, कुल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने हैं? 12 हैं। अगला है मुद्रा आपूर्ति की सबसे विस्तृत माप कौन सी है? तो M3 है। केंद्र सरकार की नई स्टैंड अप इंडिया योजना अग्रलिखित में से किस वर्ग के लाभार्थ है? तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिलाओं, इन सभी के लिए। तो ये सभी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है देश में GST का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था? तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत, और यह 1 जुलाई 2017 से लागू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। तो 68 है आपका, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई प्रधानमंत्री वय वंदन योजना किससे संबंधित है? तो यह पेंशन से संबंधित। किससे? पेंशन से। तो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना सीनियर सिटीजन के लिए उपलब्ध पेंशन स्कीम है। मासिक पेंशन का विकल्प चुनने पर वरिष्ठ नागरिकों को स्कीम में 10 साल तक एक तय दर से गारंटी शुदा पेंशन मिलती है। अगला है मुद्रा अवमूल्यन। डीवैल्यूएशन शब्द का अर्थ क्या है? अन्य मुद्रा या करेंसी की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, यही अवमूल्यन कहलाता है, मुद्रा अवमूल्यन। अगला है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश से किस वर्ष अवधि के लिए लागू होंगी? तो 2020 से लेकर 2025 तक। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी प्रदान की थी, तथा 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 25 तक होगा। अभी तक 14 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2019-20 तक के लिए वैध रही हैं 2015 से। तथा प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी थे। और जो 27 नवंबर 2017 को जो ये 15वां वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? श्री NK सिंह को बनाया गया था। श्री NK सिंह जो हैं ये भारत सरकार के पूर्व सचिव तथा वर्ष 2008 से लेकर 14 तक ये बिहार से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरी होने के पश्चात भारत में पंचवर्षीय योजनाएं अब बंद कर दी गई हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर अब कितने वर्षीय दृष्टिकोण पत्र नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है? तो इसमें जो है 15 वर्ष के लिए 15 वर्षीय दृष्टिकोण विजन डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा 7 वर्षीय रणनीति स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है और 3 वर्षीय जो है ये कार्य योजना एक्शन प्लान है। आगे चलते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? उस अर्थव्यवस्था से जिसमें आयात तथा निर्यात नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बैंकों को ऋण देने का अधिकार है? तो पेमेंट बैंक को तो बिल्कुल नहीं है, लघु वित्त बैंक को है, तो अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल 2। देखिए पेमेंट बैंक जो होते हैं ये विशेष प्रकार के बैंक हैं जिन्हें कुछ सीमित बैंकिंग क्रियाकलाप की अनुमति होती है और ये बैंक ग्राहकों से जमा ले सकते हैं किंतु लोन या ऋण नहीं दे सकते हैं। जबकि लघु वित्त बैंक ये नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर स्थापित हैं, ये जमा ले सकते हैं व ऋण भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिमाह जारी किए जाते हैं? तो ये जो है आपका वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये थोक मूल्य सूचकांक है जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। जबकि यदि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें तो आधारित अर्थात उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े जो होते हैं वो केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। यहाँ पे हमें सुमेलित करना। तो देखिए लोहा एवं इस्पात उद्योग जो है आपका राउरकेला 4 हो गया। एल्युमिनियम उद्योग जो है आपका रेणुकूट 3 हो गया। पेट्रोलियम उद्योग अंकलेश्वर 2 हो गया और पेंसिलिन उद्योग पिंपरी ये 4 हो गया। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा एक नई संपदा योजना की घोषणा मई 2017 में की गई। यह अम्ब्रेला योजना किससे संबंधित है? तो यह अम्ब्रेला योजना खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। ठीक है।
तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का उद्देश्य प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि बर्बादी को कम करना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, दलाल कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में स्थित है। आगे है, निगम कर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगाया जाता है? तो निगम कर जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अगला है, स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए आधार वर्ष में परिवर्तन किया गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया है स्थिर मूल्यों के लिए? तो इसका सही उत्तर है आपका 2011-12 है। अगला है, भारत में आयकर प्रारंभ करने के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो जेम्स विल्सन थे, जेम्स विल्सन। भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो घरेलू क्षेत्र का है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, भारत की मुद्रा निर्गमन पद्धति न्यूनतम कोष पद्धति मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अनुसार नोट जारी करने के लिए आरबीआई के पास कम से कम कितना स्वर्ण होना आवश्यक है? 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण होना जो है आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। तो ये है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इसका मुख्यालय जो है, इसे शॉर्ट में ईडा कहते हैं, इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है? हैदराबाद में है। और इसकी स्थापना ईडा अधिनियम 1999 के तहत 1999 में की गई थी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत होती है राष्ट्रपति के द्वारा, और प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 13वें अध्यक्ष डॉक्टर विजय केलकर थे। 14वें वाई रेड्डी थे, और वर्तमान में जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं एनके सिंह। अगला है, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो यह आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित रहा है। देखिए, 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमजोर थी। अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, व्यापक गरीबी थी और ढांचागत सुविधाओं का अभाव था। अगले 3 दशक अर्थात 1951-52 से लेकर के 1989-80 तक विकास दर बेहद धीमी रही। इस अवधि में देश की औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर महज 3.5% के आसपास थी। यही वजह है कि 70 के दशक में जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने इस धीमी विकास दर को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नाम दिया था। आगे चलते हैं, दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? तो ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। किसकी? कार्ल मार्क्स की, जो कि इन्होंने 1867 में लिखी थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका प्रारंभ जो है आपका 2 फरवरी 2006, जो नरेगा है या मनरेगा, 2 फरवरी 2006, पहले नरेगा कहलाता था, बाद में 2008 में मनरेगा हो जाता है, 2 फरवरी 2006 को। आगे चलते हैं, भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित क्या है? तो परिवहन व संचार और होटल, ये दोनों शामिल होंगे। दूसरा और तीसरा, अर्थात बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन व उनसे संबंधित गतिविधियाँ। तो पहला जो खनन व उत्खनन है वो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है, जबकि द्वितीय क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण व औद्योगिक गतिविधियाँ हैं, विद्युत गैस तथा जलापूर्ति हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो तृतीय क्षेत्र होता है आपका वानिकी व मस्की, ये भी आपका प्राथमिक क्षेत्र में जाएगा। तृतीय क्षेत्र में बीमा बैंकिंग, परिवहन, संचार, चिकित्सा, शिक्षा, होटल व्यापार, ये जो है सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं, ये सभी जो हैं आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती हैं, जो कि तृतीय क्षेत्र है। आगे चलते हैं, तो इसमें जो बी ऑप्शन है आपका वो सही है। आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा क्या हुआ? निरंतर कम होता गया है। 1950-51 में देखें तो ये 55% हुआ करता था, और 2019-20 में देखें तो ये 17% हो गया है। आगे चलते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कोटा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है आपका 2.75% बढ़ाया गया है। आगे देख लेते हैं, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। आगे 92 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार की इंद्रधनुष योजना का संबंध किसके निम्नलिखित में किससे है? तो इसका संबंध जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण से है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, मिड डे मील योजना निम्नलिखित में किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो मिड डे मील योजना जो है आपकी 1995 में प्रारंभ की गई थी, परंतु 2007 में इस योजना में मिडिल क्लास तक को इसको लागू किया गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 95, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है? तो छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य जो है आपका वो किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों को का लगे रहना। अगला है 96 नंबर क्वेश्चन, सेबी के कार्यों में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? देखिए, स्टॉक एक्सचेंजों एवं कम्युनिटी एक्सचेंजों में कार्यों को विनियमित करना, शेयर बाजारों से संबंधित अनुसूचित व धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना,
प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार अर्थात इनसाइडर ट्रेडिंग को नियंत्रित करना तथा शेयर बाजारों को मान्यता देना, ये सभी कार्य इनके द्वारा सेबी के द्वारा किए जाते हैं। अर्थात डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सब सही है। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करते हैं? तो केंद्रीय सहकारी बैंक जो हैं ये आपके जिला स्तर पर कार्य करते हैं। अगला है सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। देखिए सर्व शिक्षा अभियान के बारे में देखें तो यह भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001-2 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए की गई थी। जैसा कि भारतीय संविधान के 86वें नंबर के संविधान संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है कि इसके तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है या किया जाए। अगला है मांग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? तो मांग उत्पन्न करने के लिए आय का होना आवश्यक है। अगला है निम्न में से कौन एक द्वितीयक क्रियाकलाप है? तो वानिकी तो प्राथमिक है, कृषि भी प्राथमिक है और विनिर्माण जो है ये आपका द्वितीयक के तहत आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 100 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।